अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ 12th के इम्पोर्टेंट फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इस साल के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी पूछने की जो रेटिंग है बहुत ज़्यादा है। तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करूं कि होली एंड सोली इस चीज पे डिपेंडेंट रहे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन वो कर सकते हैं, लेकिन होली एंड सोली इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना अगर आपको बहुत अच्छे नंबर से पास करना है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत पढ़ा भी होगा और भी एफर्ट लगा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन खास तौर पर ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको लग रहा है कि एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके लिए बना रहा हूँ, ताकि वो इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प लेके इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के एग्जाम को अच्छे से पास कर पाए, ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। तो आज बेसिकली डिस्कस करेंगे सारे वो सवाल जो आज इस साल के एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहला चैप्टर जो अपना आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लॉन्ग आंसर टाइप की बात करूं या शॉर्ट आंसर टाइप की बात करूं, मैं पहले तो ये बता दूं कि पूरे पेपर में हमारे 70 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 5-5 मार्क्स के 3 सवाल आते हैं। दैट मीन्स 15 मार्क्स सिर्फ 5 नंबर वाले, बाकी जो बचे 55 मार्क्स वो शॉर्ट आंसर है। तो शॉर्ट आंसर पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया करो, ठीक है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि लॉन्ग आंसर के पीछे पढ़े, शॉर्ट को छोड़ दिया। 55 मार्क्स शॉर्ट आंसर पे, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर के सिर्फ 15 ही मार्क्स से, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना होगा। और कूलम्स लॉ को पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना होगा। कूलम लॉ, उसका प्रूफ, बोथ वेक्टर फॉर्म, और जो आप सिंपल इसका डेरिवेशन भी निकाल लेते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ लिखा आपने, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन, दो में से एक पूछा जाएगा, या तो एक्सियल पे या तो इक्वेटोरियल लाइन एंड जनरल पॉइंट, या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तीन केसेस यहाँ पे है, तीन केसेस में से कोई भी एक केस पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देन नेक्स्ट इज द गासेस लॉ एंड इट्स प्रूफ, ठीक है। गासेस लॉ को पढ़ेंगे और इसका प्रूफ अच्छे से समझना होगा। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ। गासेस लॉ की एप्लीकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, एंड शीट चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ लेते हैं, उसमें आपको पढ़ना होगा लाइन चार्ज और शीट चार्ज। उसके बाद आती है टार्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। थोड़ा थोड़ा टार्क आप समझेंगे, पहले टार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके बाद टार्क पढ़ लेना ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में आप डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर टार्क किस तरीके से लगता है वो आपको पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट इज वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू रोटेट ए डाइपोल, ठीक है। डायपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लानी पड़ेगी ताकि वो डायपोल पर्टिकुलरली रोटेट हो पाए, उसकी भी डेरिवेशन आपके पास होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर वगैरह आप पढ़ लेना अच्छे से। देन डेरिवेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पीसी एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के बिना, एक तो होता है डाइलेक्ट्रिक के साथ और डाइलेक्ट्रिक के बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, वो डेरिवेशन आप अच्छे से कर लेना। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत बार पूछा गया है, वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें तीनों चीज आप अच्छे से करेंगे, इसका प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर इसमें थे। देन आते हैं इसके शॉर्ट आंसर पे। शॉर्ट आंसर में क्या पढ़ेंगे आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारे 3 मार्क्स के सवाल है, या इनमें से एक एक मार्क्स का सवाल भी बन सकता है, सिंपल डेफिनेशन। और 3 मार्क्स का सवाल इतना ज्यादा लंबा लिखना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 लाइन में आपको उसको समेटना पड़ेगा, मैक्सिमम 8 लाइन, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको करनी पड़ेगी। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कोरोना डिस्चार्ज, जो कि हमारी लाइंस में हो जाता है, ओके। देन नेक्स्ट इसी में आता है हमारे पास
डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या, दोनों में अंतर है और दोनों को अच्छे से आप पढ़ेंगे। एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, जे जिसको हम जेसी नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्ट आंसर में 5-5 6-6 लाइन 7-7 लाइन में इनका आंसर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लेना क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज, 2-3 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रख लेना, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके बेसिकली बनते हैं 8 मार्क्स। कितने बनते हैं, 8 मार्क्स का सवाल है, बहुत चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको स्किप नहीं करना। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड गिव इट्स रिलेशन विद करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन, बोथ स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी इसका पढ़ोगे और स्केलर फॉर्म भी पढ़ोगे, ओम्स लॉ का डेरिवेशन और रेजिस्टेंस एंड इट्स एक्सप्रेशन। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी कर लेती है कंडक्टर के अंदर, उसका देख लेना। और ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा देख के रखना, वैसे ग्राफ पूछा नहीं जाता ज्यादा, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप देख के रखोगे। देन नेक्स्ट इज सेल क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, तीनों पॉइंट्स आप याद रखिए, सेल, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। देन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज एंड इट्स डिफरेंट केस अलोंग विद ग्राफ्स। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में रिलेशन आपको देखनी है और उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को ड्रा करना है। वो तो बहरहाल थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं इन सब सवालों का सोल्यूशन कल से शुरू करने वाला हूँ। मैं मतलब 3 4 4 5 5 सवाल एक एक वीडियो के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, आई होप वो आपको हेल्प करेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से रखते हैं। ठीक है, या तो सीरीज में होते हैं या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, इस पे क्वेश्चन आता है। देन ग्रुपिंग ऑफ सेल, इस तरीके हम सेल भी कर लेते हैं कनेक्ट, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में, उसका कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो आता है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज विद इट्स प्रूफ यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करना है। ओके, देन इंपॉर्टेंट और एक चीज है पोटेंशियोमीटर, ये भी 3 मार्क्स का मोस्टली पूछा जाता है, उतना 5 मार्क्स का आया नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप की। इसमें शॉर्ट आंसर वाले टाइप कौन से, इसमें कलर कोडिंग फॉर ऑब्जेक्टिव, कलर कोडिंग जो कि हमारे पास रजिस्टर्स होती है, कलर कोडिंग अलग अलग होती है उनके लिए। ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मोबिलिटी क्या होती है पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये पढ़ेंगे। तो फिर आ जाते हैं मैग्नेटिज्म पे। ठीक है, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर है। तो मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बायट-सवर्ट्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायट-सवर्ट्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़नी है जहाँ जहाँ हम बायट-सवर्ट्स लॉ यूज कर रहे थे। नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोराइड। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत बार पूछी गई है, सोलेनॉइड भी टोराइड भी, टोराइड और सोलेनॉइड दोनों चीजें एम्पियर्स लॉ यूज करना है। और इसकी एप्लीकेशन जो कि सोलेनॉइड और टोराइड के अंदर क्या है, किस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वन इज साइक्लोट्रॉन एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। दो करंट कैरिंग वायर जब हमारे पास होती है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, यानी फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, वो आपको पढ़ना होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स। देन क्वेश्चन 5 दैट इज न्यूमेरिकल वर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन गैल्वानोमीटर, यानी गैल्वानोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन, किस तरीके से गैल्वानोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, शंट वगैरह का किस तरीके से हम यूज कर लेते हैं, उस पर न्यूमेरिकल आ सकती है। ठीक है, या तो डायरेक्टली इस पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। देन शॉर्ट आंसर वाले पे बात करें तो लॉरेंट्ज फोर्स पे शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, वेलोसिटी सिलेक्टर पे पूछा जा सकता है, या 1 एम्पियर सिंपल डेफिनेशन, एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। क्लियर है इतना? ओके, तो नेक्स्ट आते हैं दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर लॉन्ग मार्क्स की संभावना क्या है कि इसमें हमसे पूछा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, मतलब या तो एक्सियल लाइन पे पूछेगा या तो इक्वेटोरियल लाइन पे पूछेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, दो में से एक जगह पे, दोनों पे नहीं, मतलब या तो इक्वेटोरियल पे पूछेगा या तो एक्सियल पे पूछेगा, तो हमको दोनों करना पड़ेगी, बोथ एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल।
के बाद बात कर लेते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स की। मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एट इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। या तो एक्सियल पे पूछेगा या तो इक्वेटोरियल पूछेगा, ठीक है, दो में से एक जगह पूछेगा। या तो इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ बार मैग्नेट पे कितना होता है, या तो एक्सियल लाइन पे बता दो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज सोलिनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। सोलिनॉइड को किस तरीके से हम ट्रीट कर लेते हैं एज ए बार मैग्नेट, सेम, क्योंकि फील्ड पैटर्न इनका सेम होता है। जिस तरीके से सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस तरीके से अपना बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। तो वो चीज आपको पढ़नी होगी, ठीक है। देन ये चीजें कुछ पढ़नी होंगी। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक, या कौन कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो एग्जांपल के साथ। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये तीनों चीजों को आप अच्छे से पढ़ोगे और ये पूछा भी जाता है, 3 मार्क्स का सवाल हमारे टाइम में आया था, हमको जब ये था। देन शॉर्ट आंसर टाइप की बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ डिप। आप याद करेंगे इसमें एंगल ऑफ डिप क्या होता है, आइसोगोनिक एंड आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। देन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड इट्स रिलेशन विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका रिलेशन रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ क्या होता है। पहले तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जानोगे, देन इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इन दो का रिलेशन पढ़ना होगा। देन गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म के अंदर सिंपल है, ठीक है, किस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। काफी छोटा चैप्टर है, लॉन्ग मार्क्स बहुत कम पूछे जाते हैं इसमें से। अगर पूछा भी गया तो ये क्वेश्चन से जिसमें से पूछ सकता है, मतलब जो भी लॉन्ग आंसर वाले सवाल बता रहा हूँ, ये लॉन्ग आंसर वाले आल्सो इनमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर भी आ सकता है इन्हीं पे, मतलब बहुत कम ही डिटेल में लिखना होगा, लेकिन इन्हीं से 3 मार्क्स वाले सवाल भी बन जाते हैं। फर्स्ट इज लेंजेस लॉ एंड इट्स कंसिडरेशन विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेंजेस लॉ किस तरीके से बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सॉलिनॉइड्स, ओके। देन एसी जनरेटर आपको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट थिंग है। देन व्हाट इज मोशनल ईएमएफ क्या होता है, और एक्सप्रेशन आपको निकालनी है किसके लिए, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। फॉर ए कंडक्टर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कंडक्टर मूव करता है तो एक्सप्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी, उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी, ओके। देन इसमें शॉर्ट आंसर की बात कर लेते हैं, इसमें एडी करंट्स और इसकी एप्लीकेशन पे पूछ सकता है। जंपिंग डिस्कस वगैरह याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा देख लेना क्या क्या एग्जांपल्स होती है एडी करंट्स की। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, चोक चोक कॉइल, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है ये डिफाइन करना पड़ेगा, और चोक कॉइल क्या होता है, ठीक है। फेराडेज लॉज इज यू नो, ठीक है, फेराडेज लॉज भी आपको थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स 3 मार्क्स, मतलब कभी कभार ये एक दो मार्क्स का भी आ सकता है फेराडेज लॉ का। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। एसी की बात कर लेते हैं, एसी में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज आरएमएस करंट और इसका एक्सप्रेशन। देन सीरीज एलसीआर सर्किट, बहुत सारे एलआरसी एलसीआर सर्किट एलसी होता है हमारे पास, बट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एलसीआर सर्किट के लिए। सीरीज एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इसके रेजोनेंस के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी। देन ट्रांसफार्मर अगेन इंपॉर्टेंट, एंड पावर इन एसी सर्किट्स, ट्रांसफार्मर को भी अच्छे से पढ़ोगे, पावर इन एसी सर्किट्स इस तरीके से क्या होता है रिलेशन पढ़ेंगे पावर की, ओके। देन शॉर्ट आंसर में इसमें क्या पूछा जा सकता है, पावर फैक्टर पूछा जा सकता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वाटलेस करंट एंड आइडल करंट क्या होती है, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम है। देन ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप अच्छे से करोगे। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है ये करोगे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल्स इक्वेशन अच्छे से कर लेना। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देन इसमें शॉर्ट आंसर के मैंने एजेड डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे मान लिया हमको बोल दिया द चार्जिंग करंट फॉर ए कैपेसिटर इज 0.25 ओम, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस इट्स प्लेट्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वही चार्जिंग करंट जो होगी कैपेसिटर के अंदर, वही तो अपनी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अगर 25 ओम का एक कैपेसिटर चार्जिंग करंट फॉर ए कैपेसिटर इज, अगर चार्जिंग करंट इतना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो अगर ये चार्जिंग करंट इतना है तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0.25 ओम एम्पियर होगा, सीधे सीधे। बात समझ में आ रही है क्या।
Okay, then next question is write the following radiations. Write the following radiations in descending order of frequencies. ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इनको ऑर्डर लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में। जैसे रेड लाइट, इसमें से फ्रीक्वेंसी किसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से थोड़ा बहुत मेहनत भी कर लो। रेड लाइट या तो बाद में जो आने वाली सीरीज में मैं डिस्कस कर लूंगा, जो आज शाम से इंशाल्लाह या कल से वो वीडियो आ जाएंगे। रेड लाइट, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आपको फ्रीक्वेंसी का बताना होगा, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इसको। देन हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीम ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम आयरन टू ग्लास? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गामा रेज एंड रेडियो वेव्स इन वैक्यूम? छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए मैंने, ये 1 मार्क्स के पढ़ लोगे आप इसमें। देन विल कम टू द इम्पोर्टेंट चैप्टर वंस अगेन, दैट्स ऑप्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके 14 मार्क्स प्रोबेबली हमारे पास है। तो ऑप्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आप इसमें लॉन्ग मार्क्स में करोगे मिरर फार्मूला क्या होता है फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है, ठीक है। देन यू विल गो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, TIR जिसको बोला जाता है, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो आप अच्छे से करोगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन प्रिज्म फार्मूला भी करोगे, माइक्रोस्कोप एंड इट्स टेलीस्कोप, इससे ज्यादा ऑप्टिक्स में खींचना नहीं है। देन आते हैं, इधर 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, वेव और रे में, ठीक। अब देखिए शॉर्ट आंसर में क्या करोगे, क्रिटिकल एंगल और इसका रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेटरल शिफ्ट क्या होता है ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है। देन स्नेल्स लॉ क्या होता है, डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर, मीन डिविएशन, ये छोटी छोटी चीजें आप अच्छे से इनका डेफिनेशन वगैरह समझ लोगे। अच्छा, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एंड सनराइज एंड सनसेट, सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम पे रेडिश अपीयरेंस क्यों होती है, ठीक है, स्काई में, वो आपको देखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स का भी सिंपल सवाल इसमें आ सकता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वंस अगेन। एंड क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। ये तो रे ऑप्टिक्स में इतना हो गया। देन वी विल कम टू द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट जो है दो हाइजेंस प्रिंसिपल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाला सवाल मैं जो दे रहा हूँ, हाइजेंस प्रिंसिपल, बहरहाल ये तो सब आपको करने पड़ेंगे, इतने सवाल तो करने पड़ेंगे कम से कम। Huygens principle and its application to prove the laws of reflection and refraction, ठीक है। देन नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये अलग अलग पार्ट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एनालिसिस, ये अलग सवाल बन सकता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDS अच्छे से याद करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चलो ये दोनों ही देता हूँ मैं, वेव ऑप्टिक्स और इसमें, ठीक है। देखो सवाल इस तरीके से ऑप्टिक्स में से आ जाएगा, इसमें आर करके सवाल दिया जा सकता है। जैसे आपका वेव में से दे दिया 5 मार्क्स का, उसका आर में दे देगा रे में से, ठीक है। तो यू कैन अकॉर्डिंगली सी कौन सा आप कर रहे हो। अगर आप वेव में से ये चारों कर रहे हो तो उसमें से लॉन्ग आंसर हल्का फुल्का देख लो ताकि 3 मार्क्स उसमें से हो जाए। डिफ्रैक्शन एंड इट्स एनालिसिस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, 4-5 डिफरेंसेस इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या होती है। देन शॉर्ट आंसर पे आते हैं, दैट इज वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप्स, ओके। पोलराइजेशन एंड ब्रेविस्टर्स लॉ, मॉलस लॉ, क्लियर। ये 3 इसमें करोगे शॉर्ट आंसर में। देन विल कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। लॉन्ग आंसर में इसमें करोगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ, रेडियो एक्टिव डीके किस तरीके से होता है वो करोगे। देन बोर्स मॉडल ऑफ एटम, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, ओके। ये दो आप लॉन्ग आंसर में इसमें करोगे, क्लियर। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप पे। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें। देन नेक्स्ट सवाल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, अलग अलग प्रॉपर्टीज, अल्फा रेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, बीटा की क्या होती है, गामा की क्या होती है, वो करोगे। अच्छा, ये और एक चीज है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड बाइंडिंग एनर्जी करो करो भी पूछ लेता है कभी कभार, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, और ऐसे मान ले पूछ लेगा व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। फिर बताया बाइंडिंग एनर्जी करो बता दो पर न्यूक्लियर,
ठीक है, या बाइंडिंग एनर्जी करो बता दो सीधे सीधे। उसके बाद मास डिफेक्ट, इस मास डिफेक्ट में हमको न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम पे अभी तक न्यूमेरिकल देखने को मिलती है और चांस भी है कि न्यूमेरिकल इस पे आ जाए मास डिफेक्ट पे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ोगे। हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल आने का चांस है, ठीक है, और एवरेज हाफ लाइफ क्या होता है, एवरेज क्या लाइफ क्या होता है, दोनों पढ़ोगे। और हाफ लाइफ में सिर्फ लाइफ लिखा है मैंने, ये हाफ लाइफ है यहाँ पे, ठीक है, हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल का चांस है, दोनों पढ़ोगे, हाफ एंड एवरेज लाइफ, हाफ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल का चांस है। देन नेक्स्ट और इसमें पढ़ लेते हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, मतलब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप बहुत बनने की संभावना है। देन यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिव करोगे इसमें आप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आ सकते हैं। देन अल्फा बीटा एंड गामा डी के क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा डी के। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, दैट इज न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, देन एक्सरे टाइप्स क्या होती है इसकी एंड प्रॉपर्टीज। ये तो ये चैप्टर खत्म हो गया। देन आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या करोगे आप, सबसे पहले पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ोगे, अलग अलग ग्राफ्स पढ़ोगे, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है किस तरीके से होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं जब लाइट फोटोन जब आ जाते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इसके अलग अलग लॉज पढ़ोगे आप, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हो गया। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड इट इज सिग्निफिकेंस, ठीक है। और यहाँ पे तीसरी वाली चीज भी है, दैट इज डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रॉय रिलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डी ब्रॉय रिलेशन भी पढ़ोगे। ये तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पूछे जा सकते हैं। देन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। शॉर्ट आंसर टाइप में हमारे पास क्या है, मैटर वेव्स आप पढ़ोगे, इसमें क्या होती है, सिग्निफिकेंस आप डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, आप डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ना। देन डी ब्रोगली वेव लेंगे तो आप एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, इस पे न्यूमेरिकल आती है ज्यादातर, इसको अच्छे से इस टॉपिक पे पढ़ोगे, न्यूमेरिकल 2-3 ट्राई करके जाना, हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में था इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, जितने सवाल बताए हैं अभी टाइम में आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से सारे सवाल हो जाएंगे ठीक है। तो पेशेंस के साथ इन सब सवालों को अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है, हर एक सवाल को एक एक करके जाना, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये सारे सवाल आप अच्छे से करके जाते हो तो ये तो गारंटी है कि आप फेल नहीं होने वाले, अच्छे नंबर से इंशाल्लाह पास भी हो जाओ, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अपने मन को थोड़ा बहुत शांति दे दो, ठीक है। तो ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, बच्चे बहुत टेंस हो गए, अभी एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, पहले से भी तो पता था एग्जाम आ गया, ये आना था, वहीं से भी एक दिन आता ही आता है एग्जाम। तो थोड़ा बहुत अपने आप को रेजिस्ट करें, ठीक है, पेशेंस के साथ इस चीज को अच्छे से पढ़ें, अभी आपके पास टाइम है, ये टाइम भी चला गया फिर फिर तो पछताओगे ना, फिर बताओगे क्या हो गया। इसलिए बेहतर यही है कि वो दिन आने से पहले कि जिस दिन आप पछताओ, खुदा न खास्ता आपको पछताना पड़े, वो दिन आने से पहले थोड़ी सी मेहनत करो, इंशाल्लाह एग्जाम अच्छे से पास हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कल से इसके सॉल्यूशन वीडियो एक एक करके डालने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी तो जरूर उनके साथ शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।